नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बाल्यान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त मैं मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में मेरठ में परसों यानी 26 तारीख को मतदान होना है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जो टीवी का धारावाहिक था रामायण, उसके राम अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने दांव खेला है देवव्रत त्यागी पर और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने यहाँ से उम्मीदवार बनाए हैं सुनीता वर्मा, जो कि मेरठ की मेयर भी रही है। तो यूथ के मन में क्या है, किन मुद्दों के आधार पर इस बार यूथ अपनी वोट देने वाला है, शायद इससे बेहतर जगह उसके लिए नहीं हो सकती थी वो राय जानने के लिए। तो यहाँ जो युवा हैं हम उनसे जानेंगे उनके मन में इस वक्त क्या विचार है और इस बार किन मुद्दों के आधार पर मतदान होने जा रहा है। तो दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा अजय कुमार नाम है। कहाँ से हो जाए? मैं लोकल मेरठ का ही रहने वाला हूँ और मैं यहाँ से एमए कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी से। और जो इस बार हम मतदान करेंगे वो बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई को लेकर के मतदान करेंगे, क्योंकि तुम्हारा नौकरी मतलब सरकारी नौकरी दे नहीं पाई और बेरोजगारी चरम पर है और शिक्षा का स्तर भी बहुत गिर चुका है इस समय। तो हम शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई पर ही वोट करेंगे। तो ये जो इन मुद्दों पे आप वोट करने वाले हो, 10 साल में कितना सुधार इन चीज़ों में हुआ? सरकार ने कुछ पॉलिसी मतलब सुधार किया है, लेकिन जो सुधार होना चाहिए था पैमाने पर वो सुधार नहीं हो पाया। सरकार 0.5% भी अपना सुधार नहीं कर पाई। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, एजुकेशन क्षेत्र में चले जाइए। अब गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाली है। मैं वर्तमान में सीसीएस यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ। हमारे पास यहाँ पर प्रोफेसर ही नहीं है पढ़ाने के लिए, और फिर उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। 28,000 रुपये बीए की फीस है, स्कॉलरशिप बच्चों की आ नहीं पा रही है। तो ये तो विफल ही है। सरकार को कौन वोट दे रहा है फिर इस हिसाब से? क्योंकि हम पढ़ ही नहीं पाएंगे तो फिर वोट किस लिए देंगे? तो नहीं होगी अब की बार 400 पार? 400 ये तो खैर एक नारा है, देखो जो उन्होंने दिया है 400 का, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि 400 सीट भारत में लाएंगे कहाँ से वो? क्योंकि इंडिया गठबंधन जो मतलब पिछली बार कांग्रेस लड़ा था, उन्होंने इस बार काफ़ी सुधार किया है। तो मोदी जी अगर कुछ सीट पीछे भी करते हैं, मतलब सीट कम भी आते, तो 400 तो आनी नहीं है। क्या वो पाकिस्तान से थोड़ी लेकर आएंगे सीट? 400 का तो मैं मानता नहीं। मुझे लग रहा है कि किसी की पूर्ण बहुमत नहीं आ रही है इस बार, क्योंकि मुद्दे काफ़ी हैं। बेरोजगार युवा वोट नहीं दे रहे सरकार को, और कोई हमारे यहाँ पर पे जो मतलब जो चेहरा है, मतलब जनता जो इनको विरोध करी है, इसका कारण ये भी है जो अरुण गोविल जी हैं वो बाहर के रहने वाले हैं। मेरे पर हमारी मम्मी स्वयं सहायता समूह से माता जी जुड़ी हुई हैं, तो उनके पास भी कॉल आई थी, तो फ़ोन मेरे पास ही रहता है नंबर का, तो मैंने बात की थी, तो वो समस्या पूछ रहे थे। वहाँ भी यही बात आई फीडबैक में कि जो हमारे जो यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, अरुण गोविल साहब, वो महाराष्ट्र के रहने वाले हो, वो बिजनेसमैन है, वहाँ पे बिजनेस करेंगे, यहाँ हमारी कोई नहीं सुनेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हम केवल और केवल वोट बेरोजगारी, शिक्षा को देखकर और सरकारी नौकरी कर देखकर ही वोट देंगे। क्या स्थानीय बनाम भारी भी मुद्दा बन रहा है मेरठ में? बिल्कुल सर, ये वास्तविकता है। नाम क्या है भैया? मेरा नाम अमित त्यागी है। मैं सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ और फिलहाल मतलब रिसर्च कर रहा हूँ, पीएचडी मेरी चल रही है। मेरठ की स्थिति अगर देखी जाए तो यहाँ वास्तव में त्रिकोणीय मामला बना हुआ है। और आपने कहा है कि बाहरी व्यक्ति, एक तो हाँ, इसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोकल जो हमारी जनता है वो ये चाहती है कि हमारे बीच से ही कोई ना कोई कैंडिडेट आए, ताकि वो हर परिस्थिति में और किसी भी समय उनके काम आ सके। अब कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आप ला रहे हो कि कोई भी पार्टी यहाँ से उतार रही है, तो यहाँ रहने मतलब उसके यहाँ टिकने की कम संभावनाएं होती हैं। तो इसका काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है इस चुनाव पर। अच्छा, जातिगत स्वाभिमान की बातें भी चल रही है इस चुनाव में। त्यागी समाज भी उस दौड़ में शामिल है। हमने मुजफ्फरनगर में देखा, त्यागी समाज ने अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा किया। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में भी त्यागी समाज ने अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा किया। तो क्या त्यागी समाज, जो अब तक भाजपा का कोर वोटर माना जाता था, इस बार पलटी ले रहा है क्या? हाँ, मुझे लगता है कि इस बार परिस्थितियाँ कुछ चेंज हुई हैं, बदली हैं। देखिए, हर बिरादरी, हर कास्ट, हर जाति या हर संप्रदाय में अपने को स्थापित करने के लिए एक राजनीतिक मतलब वो पहचान ज़रूरी होती है। तो ये त्यागी बिरादरी की बात नहीं है। अगर हम पिछले 5 साल या 10 साल में अगर राजनीतिक मुद्दों को पर मतलब देखेंगे तो हर बिरादरी ने अपना एक वर्चस्व कायम करने की कोशिश की है। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि
इस बार त्यागी समाज जो है वो बीजेपी से थोड़ा नाराज़ है और काफ़ी कुछ ऐसे मुद्दे हुए हैं जिन पर उनकी सरकार को लेकर मतलब अनबन बनी हुई है और इस लोकसभा चुनाव में इस चीज़ का काफ़ी नकारात्मक परिणाम भी बीजेपी को भुगतने होंगे। क्या कहना चाहोगे दोस्त, माहौल यही है क्या? बीजेपी अपने जो पैमाना है जनता का, उस पैमाने पर खरी नहीं उतर पा रही क्या? नहीं, बीजेपी खरी उतर पा रही है ऐसा कहीं नहीं है। और जो बाहरी का मुद्दा चलाया जा रहा है ये विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा है, वो कहीं तक भी सफल नहीं होने का। एक निष्पक्ष छवि के आदमी को जो है प्रत्याशी यहाँ बनाया गया है। और दूसरी चीज़ है, कोई भी मुकदमा नहीं है। दोनों प्रत्याशी जितने लड़ रहे हैं दोनों पर मुकदमे हैं। आपराधिक इतिहास इन लोगों का रहा है। दंगे भड़काने में 2 अप्रैल की एक घटना हुई थी जिसमें योगेश वर्मा जी जेल गए थे और वो चीज़ भी लोगों में जारी है, क्योंकि किसी भी ऐसे नेता को जो है प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए जो आने वाले समय में अपराध को बढ़ावा दे और जो है जिससे हमारी मेरठ लोकसभा की और जो है संसद की भी छवि धूमिल हो। तो ये लोग जो है संसद में पहुंचने योग्य नहीं है। अरुण गोविल जी एक जो है अच्छा चेहरा है, राम की भूमिका इन्होंने निभाई है, तो जो है जनता के चहेते हैं। मेरठ में जन्म होने से ही क्या स्थानीय हो गए? अब तो मान लो पूरा कारोबार उनका महाराष्ट्र नहीं में। भैया देखो, बात कारोबार की नहीं है। अगर मान लिया मैं कल को जो हूँ विदेश में जाकर रह लगूँ, क्या मेरी जो है मातृभूमि या मैं यहाँ का नागरिक नहीं कहलाऊंगा? तो नागरिक जन्म यहाँ हुआ है, 10वीं तक की शिक्षा भी यहाँ प्राप्त करी है और कह रहे हैं बार बार कि मैं जो भविष्य में यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रहेंगे, अवसर दिया जाएगा और सांसद बनने जा रहे हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। 50-60 हज़ार वोटों से चुनाव जीत रही है बीजेपी, कोई दिक्कत नहीं है, माहौल ठीक है। आपने तो अभी जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। नहीं, जीत का हम तो आश्वस्त हैं जी, बिल्कुल जीत रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है अभी। बल्कि हमारे भाई त्यागी जी कह रहे हैं कि त्यागियों में नाराजगी है। मेरा जो है पूर्व विधायक हमारे क्षेत्र के माननीय सतवीर त्यागी जी रहे हैं और मेरा जो क्षेत्र है कम से कम ज़्यादा नहीं 40-45 हज़ार त्यागी वोट हैं। जो त्यागी वोट की मैं बात करूं, एक तरफा बीजेपी को वोट कर रहे हैं। 5-7% कोई छुटपुट लोग हैं जो जुड़े हुए हैं विपक्ष से, बाकी कहीं नहीं, एक तरफा माहौल है और जो है अच्छी जीत होने जा रही है, कोई इसमें शक नहीं है। नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम अरुण, मैं शोधार्थी समाजशास्त्र विभाग। क्या नाम है दोस्त? मेरा चेतन प्रकाश जी। दरअसल ये जैसे भैया बता रहे हैं, वो कह रहे हैं उनका बिजनेस वहाँ महाराष्ट्र में है। अरुण गोविल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या महाराष्ट्र में बिजनेस करेंगे? यहाँ चुनाव अपना राजनीतिक पहलुओं पे विचार करेंगे। अभी इससे पहले वहाँ मथुरा में गए होंगे आप, वहाँ हेमा मालिनी कैंडिडेट उठाई थी, तो वहाँ मथुरा के लोगों से जाके पूछना कि मथुरा में कितनी बार वो आई हैं कि नहीं आई हैं, कुछ किया है कि नहीं किया है। वो आपको साफ साफ बता देंगे कि मथुरा से वो महाराष्ट्र में रहती हैं हेमा मालिनी भी, वो भी कलाकार हैं। और दूसरा राम जी, ये अरुण गोविल जी हैं, यहाँ आए थे, उनके खुद ही आप भाषण सुन रहे हैं, हमने सुने थे। वो खुद ही कह रहे हैं मुझे अपनी गली भी याद नहीं है, मैं किस गली में पैदा हुआ हूँ। जिस इंसान को गली भी नहीं पता कहाँ जन्म हुआ उसका, वो मेरठ में क्या उद्धार करेगा, क्या विकास करेगा? और वो तो अपना चुनाव लड़ेगा और इसके बाद चला जाएगा महाराष्ट्र में। वो क्यों यहाँ रुकेगा? फिर हम अपने मुद्दे लेके क्या महाराष्ट्र जाएंगे? क्योंकि उसका बिजनेस वहाँ है, वो यहाँ क्यों रुकेगा? और दूसरा ये कह रहे हैं हमारे क्षेत्र से सत्यवीर विधायक थे, अब की बार क्यों नहीं बने वो? अभी सपा का विधायक है वहाँ, उनका नाम तो मैं भूल, शाहिद मंजूर है आई थिंक, सपा से हैं वो, तो अब की बार क्यों नहीं जीते थे वो? जब ये कह रहे हैं त्यागी समाज की वहाँ वोट थी, तो अब की बार क्यों सपोर्ट नहीं किया त्यागी समाज ने उन्हें? क्यों सपा से कैंडिडेट जीत गया वहाँ? क्योंकि सत्यवीर त्यागी जब विधायक बने थे वहाँ कुछ विकास नहीं किया होगा, उन लोगों को पता भी नहीं था। पिछली बार भी बीजेपी के सांसद थे राजेंद्र अग्रवाल जी, उनके बारे में किसी को मेरठ में जनता, मुझे खुद मालूम नहीं था, मैं तो शिक्षित हूँ, यहाँ आता हूँ कि सांसद यहाँ का है कौन। उसके बाद पता चला, अभी चुनाव मुद्दों में पता चलता कि ये सांसद पद के लिए है। अब अरुण गोविल जी हैं कि राम की भूमिका निभाए थे, इसीलिए इनको यहाँ ले आए। और बीजेपी का नारा आ गया, हम राम जी को मेरठ में ले आए। अब राम जी को मेरठ में ले आए, ये महाराष्ट्र में जाके राम बनेंगे या यहाँ आके अरुण गोविल जी बनेंगे? अब तो मुद्दा ये है। और दूसरा, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, शिक्षित का भी इतने स्तर पे एक यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है अभी, वो फ्री बटा। कोई गवर्नमेंट में हुआ ऐसा? कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। दूसरा, उसे छोड़ो, सचिवालय का एग्ज़ाम हुआ आरओ का, वो भी इतने स्तर पे लीक हुआ है, वो भी लीक आज तक नहीं हुआ, वो भी लीक हुआ इसी गवर्नमेंट में। और कहती है हम बुलडोजर चलवा लेंगे। किस पे बुलडोजर चलवा रहा है? अभी तक उसका कहता है मास्टरमाइंड एक गरीब सा लड़का, पता नहीं कौन था, उसको मैं जानता नहीं हूँ, हालांकि उसको मास्टरमाइंड बता के घोषित कर दिया, बोल दिया अब हम इस पे बुलडोजर चलवा देंगे। क्या मास्टरमाइंड एक ही होगा खाली? इतने बड़े स्तर पे एग्ज़ाम लीक हुआ है, एक कोई मास्टरमाइंड बना दिया कि इसने लीक किया है, और इतने बड़े स्तर पे। और दूसरा,
बेरोजगारी जैसे ऐसे शिक्षित लोग ही अगर सोच विचार करके मतदान नहीं करेंगे तो बेरोजगारी निश्चित है फैलेगी, इससे ज़्यादा फैलेगी। और बेरोजगारी जितनी बढ़ेगी हम यहीं पढ़ते रह जाएंगे, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा क्योंकि लीक हो जाएगा। अब जो लीक होगा इससे बढ़िया है, हमने ये सोचा मैंने कहा पढ़ने से अच्छा है कहीं अच्छे से बिजनेस में पैसा कमाओ और किसी को दो घूसखोरी और नौकरी पाओ, उससे बढ़िया है पढ़ने से बढ़िया है यहाँ। तो उससे बढ़िया बेरोजगारी फैल रही है, सोच समझ के मतदान करो, उससे बढ़िया पढ़ा लिखा शिक्षित युवा अगर सोच समझ के मतदान नहीं करेगा तो बेरोजगारी फैलनी निश्चित है इस दौर में। चेतन भाई विकल्प क्या बनेगा फिर? विकल्प तो यही है, हम जो है सोच समझ के वोट करें कि किसको करना है किसको नहीं करना है, सपोर्ट किसको करना है, कैसे करना है, क्या करना है। अब ये यहाँ राम जी को ले आए, अब हम राम जी को दे के वोट क्या करेंगे, वोट तो बेकार ही है, वो तो चले जाएंगे महाराष्ट्र, वो यहाँ नहीं रुकेंगे। मथुरा में हेमा मालिनी नहीं रुकी, वो तो इससे पहले बनी है, उससे मथुरा के लोगों ने आज तक उनको पता भी नहीं है मथुरा में हेमा मालिनी आती कब थी, पता ही नहीं है लोगों को, तो क्या यहाँ रुकेंगे वो? अब वो राम जी अपना किरदार निभाने महाराष्ट्र जाएंगे या मेरठ में किरदार निभाएंगे? और नारा दे दिया राम जी आ गए, और राम जी का नारा दे गया राम जी आ गए, पूजा करो उनकी अच्छे से, कुछ घंटा बजाओ अपने मंदिर के गेट पे बैठ के राम जी आ गए, बस यही होगा और क्या होगा। क्या कहना चाहोगे दोस्त, क्या नाम है? एक बात बता, अगर यूथ ऐसा भागेगा किस लिए पढ़ रहे हो भाई? ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे क्या लग रहा है, क्या मुद्दे आपको लग रहा है कि भाई इस चुनाव में प्रभावी है? वैसे मैं बाहर का रहने वाला हूँ और यहाँ से भी है वोट तो हाँ वोट दोगे परिवार हाँ वोट दूंगा। वैसे मैं मुद्दों के आधार पे देखो मैं तो केवल एजुकेशन के आधार पर दूंगा, बेरोजगारी के आधार पर। मुझे ये नहीं है कि मैं जातिवाद पे और या फिर समझो कि धर्म के आधार पर मैं वोट नहीं दूंगा। मुझे केवल रोजगार के तौर पर वोट देनी है कि हमें कोई भी निकल के आए सामने, बस एक सही आदमी निकल के आए जो हमारे लिए, जो युवा हैं उनके बारे में समझे सोचे, और वोट उसी को दी जाएगी जो हमारे सपोर्ट करेगा युवाओं की। अच्छा, मौजूदा सरकार आपके पैमाने पर खरी है? देखो खरी का तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी, बशर्ते ये है कि अब पता नहीं कौन निकल के आए कौन ना आए। ईवीएम की मसला है तो ईवीएम पे भी हम कुछ नहीं कह सकते। अगर पर्ची की वोट होती तो पता भी पड़ती, एकजुट होते। कहाँ से हो दोस्त आप? मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ जी। बुलंदशहर में क्या माहौल देख रहे हो? बुलंदशहर वैसे मैं अभी गया नहीं हूँ, बाकी के मेरे घर वाले बता रहे थे कि वो ज़्यादातर निकल के आएगी तो एकदम बराबर ही निकल के आएगी। ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट बीजेपी ही निकल के आ रही है या फिर बीएसपी निकल के आ रही है या फिर कांग्रेस निकल के आ रही है, पता कुछ नहीं है अभी। संघर्ष का चुनाव। हाँ संघर्ष का ही चुनाव समझो, ये समझो। क्या नाम है दोस्त? मेरा आकाश सागर नाम है। आकाश आकाश सागर। सागर। तो आकाश किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट? एजुकेशन ही मुद्दा है, युवा का तो एक ही मुद्दा है एजुकेशन है कि भर्ती क्लियर हो सही से, जो भी सरकार आए कोई भर्ती क्लियर नहीं हुई अब तक, एक ही मुद्दा रहेगा बस शिक्षा। मौजूदा सरकार मोदी जी की, योगी जी की आपके पैमाने पर खरी है या नहीं? देखो युवा के पैमाने पर तो खड़ी है नहीं, मैं एक युवा हूँ, भाई युवा हैं, इस पैमाने पर तो खड़ी उतरी नहीं अभी तक। जो उतरेगी वोट उसे देंगे। किससे उम्मीदें करते हो? उम्मीदें देखो आजकल का चुनाव तो ऐसा होगा, जो अच्छा इंसान है उसके लिए तो वोट है नहीं। कोई सांसद ले लो, कोई सांसद कोई अच्छे जिसने पहले पीढ़ी दर पीढ़ी काम करा है तुम उसे खड़ा कर लो, उसे वोट नहीं है आजकल। आजकल तो मुद्दे एक तो तुम्हारे जातिवाद का मुद्दा है, एक धार्मिक मुद्दे, उन पर वोट दी जाती है। जातिवाद धार्मिक मुद्दे पर वोट दी जाती है। आज पार्टियों को वोट देते हैं, सांसद को वोट कौन दे रहा है आजकल? भाई देख लो, कोई भी सांसद, चेतन भाई ने बात बताई थी कि जो यहाँ का सांसद जो यहाँ जानता है, यहाँ रिया है, उसे तो वोट करेंगे। कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई कहीं से आ गया है, उसे वोट क्या कर देने का मतलब बनता है? ये तो अंधभक्ति हुई ना फिर एक प्रकार की कि हाँ जी हम तो उसे वोट देंगे। गलत नहीं है बात, हम उसे वोट देंगे जो यहाँ काम करेगा लोकल में। लोकल का है, लोकल में रहेगा, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे बीएसपी से हो या एसपी से हो। कह रहे थे चेतन बाबू आप? सॉरी अमित त्यागी सर, ये जो चुनाव होगा मेरठ लोकसभा सीट पर आरएसएस का चुनाव होगा, आरएसएस मुद्दा होगा। आरएसएस का मतलब ये है कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन तीन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी और इस बार परिणाम चौंकाने वाले जरूर आएंगे। और भाई कुछ कहना चाहोगे? और उन फाइनल कमेंट आपसे ले लें। नहीं, फाइनल कमेंट क्या है, मैं तो अभी भाई से बात कर रहा, भाई ने बता दिया कि जो है हम तो बिरादरी के नाम पर जा रहे हैं, त्यागी जी को वोट कर रहे हैं। लेकिन रीज़न क्या, अभी मैंने भाई को एक मुद्दा समझा दिया। मैंने कहा भाई त्यागी जी को तुम वोट कर रहे हो, कोई बात नहीं, वोट तो अपना जो है एक स्वतंत्रता है, कहीं भी दो, किसी को भी दो। लेकिन जो रात के जो घटना घटी है, त्यागी जी ने एक जो है जाति पे कमेंट करा है, बड़ा भद्दा कमेंट त्यागी जी द्वारा कहा गया, जो कि एक जनप्रतिनिधि को कभी भी शोभा नहीं देता। हालांकि उसकी सत्यता की पुष्टि तो अभी ऑडियो की किसी ने करी नहीं है,
हाँ, लेकिन कहाँ से आ रहा है? लेकिन अगर इस तरीके के एक राजनीतिक आदमी इस तरीके की टिप्पणी करता है तो समाज को बांटने का काम कर रहा है, जो कि एक जनप्रतिनिधि को कभी भी शोभा नहीं देता। इसी वजह से जो है हम तो सिर्फ एक ही अपने टारगेट पर लगे हुए हैं, जो सामान्य जन की जो है ध्यान रखे। और एक सरल व्यक्ति अरुण गोविल जी इतने सामान्य व्यक्ति हैं, जनता से वाकई में जुड़ाव रहा होगा, बशर्ते उन्हें मौका दिया जाना चाहिए और इसी चीज़ के हम पक्षधर हैं। मौका दे और फिर हाथ ना लगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो उस आदमी में ऐसा नहीं है, देखो कहीं ना कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा। फिर अपराधी को आप चले जाओ, अपराधी के अगर आप साथ चले गए, कल को आप पे ही मुकदमे झुट्टे लगा गए, थाने में दरोगा से कह के उन्होंने ले भाई इस पे जो मुकदमा लिख दे, अरे इसे जेल भिजवा दे, SC एक्ट लगवा दे, कुछ भी ये चीज़ें जो बहुत पुरानी चली आई हैं, उन लोगों का इतिहास रहा है। देख लो कितना आपराधिक इतिहास है, 10, 15, 20 मुकदमे आज भी विचाराधीन चल रहे हैं, कुछ दिन पहले जेल से छुटका आए हैं। तो चीज़ें कहीं ना कहीं समाज को जो है गड़बड़ करेंगी और इस चीज़ में भविष्य किसका खराब होगा? युवा का खराब होगा। सबकी खोखली है। अभी भैया बता रहे हैं कि देवव्रत त्यागी ने कोई क्लिप बनी है, ऑडियो क्लिप, उन पर भद्दा कमेंट किया है। आपने उनके विचार नहीं सुने हैं? ये अरुण गोविल जी जिनको आप कहते हैं राम जी आ गए, उनसे पूछा गया, लोगों ने पूछा कि क्या मुद्दा लेके आए आप इलेक्शन में, उन्होंने क्या जवाब दिया आपको पता है? भैया अगर बात आप कर रहे हो, वो उस व्यक्ति का जो है कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। राजनीतिक जो है आदमी तुम्हें जो है मिठा लॉलीपॉप दे देगा, आदमी पब्लिक बरगलाए में आ जाएगी। तो आपको ये हाँ। नहीं पता? क्या नहीं? आपको ये पता है? मुझे उस आदमी को नहीं पता था, उसने कम से कम स्पष्ट बोला। अरुण जी, मैं आपकी बात हाँ। यहाँ थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी कमी यही है कि आपने एक तो सबसे बड़ी बात तो ये कि स्थानीय उम्मीदवार लाना था। दूसरी बात ये है कि उन्हें राजनीतिक समझ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई उम्मीदवार आ रहा है तो उसे राजनीतिक समझ का होना बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है। और दूसरा, एक कलाकार को आप लेके आ रहे हैं इधर, कलाकार क्या करेगा? वो तो कलाकार है, अपनी कला दिखाएगा और चला जाएगा महाराष्ट्र। क्या करेगा वो? यहाँ कुछ नहीं करेगा। जब उसको राजनीति के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है तो क्या विकास करेगा? उनसे मुद्दों के ऊपर बात की गई, जनता पूछ रही थी उनसे विचार के, मुद्दे क्या लेके आ रहे हैं आप इलेक्शन में? उन्होंने जवाब दिया, मुद्दा हमने सोचा ही नहीं है, अभी तो बस हम कार्टून बने हुए हैं इलेक्शन के लिए, चुनाव में लग रहा है राम जी बन रहे हैं। नहीं, मैंने देखा भैया, वो उन्होंने बोला था जनता ने कि जनप्रतिनिधि क्या, उन्होंने कहा कि आप मुझे सांसद बना दिए, जो भी चीज़ होगा मैं देखूंगा और मेरठ के लिए जो इतना भी होगा बेहतर प्रयास करूंगा। तो ये चीज़ें बेहतर प्रयास करेंगे, कोई भी ऐसी चाहिए छवि पे वोट दी जाएगी, छवि स्पष्ट छवि के व्यक्ति हैं। इन आपराधिक लोगों को जो है मेरठ की सत्ता सौंपने का बिल्कुल भी हम पक्षधर नहीं है और इसी जो है स्वच्छ छवि के व्यक्ति को सांसद चुना जाएगा। बीजेपी ने युवाओं के लिए कुछ स्कोप, कुछ कोई विचार नहीं रखा कि मैं युवाओं के लिए इतनी जॉब दूंगा, वैकेंसी। विकसित भारत बना रहे हैं आपके लिए यार, 2047 में विकसित भारत बनकर तैयार हो जाएगा। विकसित भारत की आप बात कर रहे हैं, अभी गूगल करना, विकासशील से भी हटने वाला है कुछ दिनों में देश भारत। अरे विकसित भारत छोड़ो, आप भुखमरी क्या कह रहे हो? भारत होएगा, सही कह रहे हो ना, विकसित भारत बनेगा। जितने बेरोजगार हैं और बढ़ जाएंगे यहाँ पे, और कितना विकसित भारत बनाओगे? नहीं, कितना विकसित भारत बनाना चाहते हो? महंगाई के मामले में या बेरोजगारी के मामले में क्या विकसित भारत बनाना चाहते हो? बताओ, आप बताओ। नहीं, मुझे तो मैं थोड़ा ना बना रहा हूँ, ये तो सरकार का बयान है कि साहब 2047 में विकसित भारत बनेगा। 47 तक देखना इनकी शक्ल, 47 तक कितने 47 तक तो हम पता नहीं सोचेंगे विकसित भारत हुआ कि नहीं हुआ, रहेंगे ही नहीं 47 तक, पता नहीं रहेंगे नहीं, रहने देंगे तब ना, रहेंगे ही नहीं। क्या कहोगे दोस्त? 2047 तक रह लेंगे क्या? जो आज बेरोजगारी है, आज ही ऐसे घूमते रहेंगे? कल का देख लें पहले, 2047 का, आज का नहीं देखें? आप बताइए, आज का नहीं देखें क्या? कल का देख लें क्या? भाई हाँ, हमें कल को रोटी मिलेगी, पहले आज तो जीवित रहें, आज तो कुछ रोजगार मिले। सुबह शाम तक रोजगार युवा यहाँ आता है और ऐसे ही चला जाता है। एक एक भर्ती कितनी बार लीक हो जाती है, पेपर नहीं होते, क्या नहीं होता, क्या कर रही है सरकार? अब मैं क्या बोलूँ इससे आगे? नाम क्या है दोस्त? कुछ बोलिए। नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम सचिन है। हाँ जी। तो ये आक्रोश जो पनप रहा है, ये लग रहा है कि भी वोटों में भी तब्दील होगा इस बार। भाई वोटों में तब्दील वो तो गवर्नमेंट को करने के ऊपर बात है, वो करना चाहे तो। मुद्दे चल रहे हैं राम मंदिर के, फिर से हिंदू मुस्लिम चुनाव मैदान में आ गया। सर, ये जो है ना, बीजेपी का आप जहाँ खड़े हैं वहाँ इन मुद्दों को लेकर वोट नहीं होगा। ये यूनिवर्सिटी के आप प्रांगण में खड़े हैं, यहाँ जो युवा है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को देखकर वोट करेगा। और अगर आप इन चीज़ों का आकलन करेंगे तो इन तीनों मुद्दों पर मुझे लगता है कि रूलिंग पार्टी, ये जो सत्ता है बीजेपी पार्टी, बिल्कुल खरी नहीं उतरी।
आप यहाँ बेरोजगारी का स्तर देख लीजिए, सभी में रोष है। दूसरी बात, अभी एक बहुत बड़ी भर्ती निकाली थी यूपी सिपाही की, यूपी कांस्टेबल वाली, बच्चे बच्चे पर पेपर है। इतने बड़ी, पहली बार इतने बड़े स्तर पर पेपर का लीक होना। और दूसरी बात, आरओ का पेपर हर किसी बंदे के टेलीग्राम पे पड़ा, हर किसी के फ़ोन में मिल रहा है। बोर्ड तक का आज हमने कभी नहीं सुना था कि बोर्ड एग्जाम में भी कभी मतलब इस तरीके के पेपर आउट होते हैं। बोर्ड एग्जाम के पेपर आउट हो रहे हैं। और उन्हें तो पलटा भारी हो रहा। नहीं, पल्ला कुछ भारी नहीं है। परसों का चुनाव है, त्यागी जी तो जो बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे हैं, अभी बात ऐसी बरगलाने वाली कर रहे हैं। इन्हें लगेगा कि सारे जो सत्ता पक्ष के लोग अगर यहाँ खड़े हो गए नहीं, कोई अपना अपना मत है। जो भाई बता रहे हैं वो उनका अपना मत है, जो हमने बताया हमारा अपना मत है। बाकी जो है समर्थक, कोई कट्टर समर्थक या कट्टर आलोचक नहीं है। यहाँ युवा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर वोट करेगा और मुझे लगता है एक अच्छी सरकार का हम गठन करेंगे इस बार। समस्या ये है जो अभी भैया जी कह रहे थे कि कट्टर समर्थक या कि वो इसके समर्थक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं, ये जनता है, जनता जनार्दन है, जिसे चाहे मतदाता अपना वोट दे करके उसे जिता दे। लेकिन समस्या बीजेपी में भी बहुत बड़ी कलह हो चुकी है इस समय। मेरठ की ले लो, हमारे 3 बार के सांसद रह चुके जो व्यक्ति 3 बार यहाँ से हैट्रिक मार चुका है, उसे टिकट नहीं दे रहे यहाँ पे। और लोकल के सांसद तो इसीलिए नहीं, तो लोकल का नेता हमारे पूरे हापुड़ मेरठ लोकसभा में कोई लोकल का नेता अग्रवाल जी का टिकट होता तो वोट फिर बीजेपी को देते आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। समस्या ये थी कि क्या इन्हें जो अच्छा लीडर मेरठ में इन्हें कोई ऐसा नहीं मिला, इन्होंने लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को राज्यसभा भेज दिया। समस्या बहुत सारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई ऐसा मंत्री नहीं बना अभी तक जो अच्छा काम कर सके, अपनी बात रख सके। मंत्री उधर के हैं, कोई काम करने वाला ही नहीं है। और अभी भैया पेपर लीक पे बोल रहे थे, अभी मैं बयान देख रहा था कुछ दिन पहले, आयोग के अध्यक्ष का बयान था कि जो पेपर लीक की समस्या है उसमें जो माफिया पेपर लीक वाले हैं वो हमसे ज़्यादा चतुर है। तो इसका मतलब आप अयोग्य हो, आप उस पद पे किस लिए बैठे हो, तो आप पद छोड़ दीजिएगा। अच्छे अच्छे युवा आ रहे हैं उभर के, अच्छे अच्छे मतलब योग्य व्यक्ति बैठे हैं, आपके बस की नहीं तो पद छोड़ दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक करने वाले हमसे ज़्यादा चतुर है। तो इसका मतलब क्या समझे, सिस्टम बिल्कुल बेकार कर चुके हैं, ये कुछ नहीं बचा। शिक्षा की तो बात छोड़ दीजिए, अभी मैं मोदी जी बयान दे रहे थे सूरत में, उसमें राजस्थान में बयान दिया कि मंगलसूत्र वाला बयान, कि महिलाओं के मंगलसूत्र बेचे गए। प्रधानमंत्री को शोभा थोड़ी देती है ये चीज़ें। देश के प्रधानमंत्री होकर के तुम ये बयान दे रहे हो, क्या शोभा दे? आप रोजगार पे बात कीजिए कि हमने इतना रोजगार दिया, आप इस मुद्दे पे बात बोलिए कि हम बेरोजगारी को इतने स्तर तक कम करेंगे। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आपने रोजगारी बढ़ी, लेकिन आप ये कहिए ना कि हम बेरोजगारी बढ़ी है लेकिन हम उसे कम करेंगे। ये नहीं बोला। निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री हैं, उनके हस्बैंड का बयान देख लो, वो क्या कह रहे हैं कि सरकार अगर आई तो देश का बिल्कुल सर्वनाश हो जाएगा। ये तो आम जनता इस बात को सोचना चाहिए कि व्यवस्थाएं क्या बना दी गई हैं। सरकार कोई भी सफल नहीं हो पाती, पूर्णतः सफल नहीं हो पाती। सबसे बड़ी विफलता ये है, इन्होंने योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बना दिया। सबसे बड़ी विफलता है, क्योंकि जितनी भी योजना लागू करी सरकार ने, जितना पैसा खर्च करा है, अभी तक उसका फीडबैक नहीं मिला है कि ये योजना सफल हुई है विफल हुई है। आप इसके उदाहरण पे नमामि गंगे ले सकते हो, कितना पैसा खर्च हो चुका है इस पे, अभी तक सरकार ने कोई फीडबैक नहीं लिया। जिसे पैसा दे दिया, जहाँ खर्च कर दिया। और इलेक्ट्रल बॉन्ड एक बढ़िया मुद्दा है, आप देख सकते हो उसमें कि हमारा पैसा कहाँ गया। कैंडिला कंपनी, दवाई कंपनी है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। WHO ने कहा कि कोरोना के समय की इसकी दवाई यूज ना करें, ये हानिकारक है, उसके साइड इफेक्ट भी हुए। लेकिन 16-17 करोड़ रुपए इसने बीजेपी कंपनी को इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदा दिया। मैं नहीं कह रहा बीजेपी को दिया, तेलंगाना में भी दिया, कांग्रेस को ही मिला, लेकिन ये गलत है। अगर ऐसे होगा तो आम जनता तो बेकार हो लेगी, नाश हो लेगा, उसका कुछ नहीं बचेगा देश में। इसीलिए ये लास्ट मौका है हमें वोट देने का। शायद डेमोक्रेसी हमारे देश से अच्छी कहीं है नहीं, और ये लास्ट ही मौका है, लगता है ऐसा, क्योंकि व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं और दमनकारी नीतियां होती जा रही हैं। क्योंकि इससे बड़ी दमनकारी नीति आप क्या देखोगे, समीक्षा अधिकारी, एक अच्छा अधिकारी पद है समीक्षा अधिकारी, एक कांस्टेबल उस पर, वो जो वहाँ पर बच्चे पेपर दे गए थे और जो पेपर लीक हो गया उसमें वहाँ पे धरना दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर कांस्टेबल लठ बजा रहा है वहाँ पे। तो आप क्या व्यवस्था समझोगे? रेवेन्यू ऑफिसर जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर दे गया है, वो अधिकारी है, अपने अधिकारों की मांग कर रहा है कि पेपर लीक हुआ है, हमारी बात सुन ली जाए। उसके पीछे पुलिस लाठा बजा रही है, लठिया बजा रही है उन पे, और कौन बजा रहा है? एक कांस्टेबल बजा रहा है। तो व्यवस्था क्या है आप देखिए। तो मैं तो इसीलिए कहूंगा कि वोट देख करके दीजिएगा। और वोट, हाँ, आप कहीं भी दे,
कहीं भी दे, ये नहीं कि आप बीजेपी को दे, इंडिया गठबंधन को दे। लेकिन मैं यही कहूँगा, जनता से मेरी हाथ जोड़ के ये अपील है कि जिस देश की राजनीति में धर्म आ गया, उस देश का सत्यानाश होने से कोई नहीं रोकने वाला। नाजीवाद फासीवाद इसका उदाहरण है, हिटलर भी इसका उदाहरण है, आप पढ़ सकते हो। मैं यही कहूंगा कि लोकतंत्र को बचाना है तो धर्म को एक तरफा कर दीजिए, धर्म से राजनीति नहीं चलेगी। क्योंकि आप नेता से आप चले जाइए 19वीं मतलब 2000 के बाद पहले चले जाइए, उस समय क्या होता था, जनता सवाल करती थी नेता से, नेता जवाबदेही जनता के प्रति थी नेता की। आज का जवाबदेही हम पूछते हैं रोजगार, वो कहते देखो देखो राम मंदिर आ गया। हम कहते हैं कि बेरोजगारी, देखो 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 राम आ गए, देखो देखो मुसलमान आ गए, मुसलमान ज़्यादा बढ़ चुके। ये कोई सवाल का जवाब थोड़ी ना हुआ। तो हमें जवाबदेही प्रति अगर नेता के प्रति अपनी उनके प्रति जारी रखनी है तो लोकतंत्र बचाना होगा। और हमारे देश में जो लोकतंत्र है ये इतना खूबसूरत लोकतंत्र है। शायद मैं कह सकता हूँ कि अगर इस बार अगर डेमोक्रेसी पे ऐसा हमला हुआ दोबारा जैसे ही चल रहा है, अगर सरकार पूर्ण बहुमत में आती है तो बिल्कुल हम वोट देने के हम नहीं बचेंगे वोट देने लायक, क्योंकि व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, हम वोट देने लायक है ही कहाँ। आप इसका उदाहरण नागालैंड से ले लीजिए, बीजेपी के खुद 20 विधायक वहाँ पर हैं, चार जिलों की रिपोर्ट है, न्यूज ने छापी है वो, तो मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। एक भी वोट नहीं पड़ा। क्या डेमोक्रेसी में वोट डालने का अधिकार नहीं है? जनता वोट क्यों नहीं दे रही? सभी को वोट देना चाहिए। क्या आप नोटा दबा के आओ, वोट दो, लेकिन वोट ना देने का इसका बहुत बड़ा हानिकारक है। वोट देना चाहिए, और ये वोट ना देना ये सरकार की नीतियां हैं। क्योंकि अमित शाह जी ने वहाँ पर कहा था कि हम इनको विशेष जो जिले हैं कि उनको अपने पूर्ण अधिकार दे देंगे विधानसभा के चुनाव में, वो भी नहीं दिया। लोकसभा का चुनाव आ चुका है, जनता वहाँ पर वोट देने नहीं गई। मैं तो ये चाहता कि वो वोट देती और उनके विपक्ष में वोट देती, क्या किसी को भी वोट देती, तो पता चलता कि हाँ हम सरकार के विरोध में, सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। लद्दाख भी इसका मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, मणिपुर मुद्दा है, लद्दाख मुद्दा है, तुम्हारा नागालैंड मुद्दा है, बहुत अरुणाचल प्रदेश मुद्दा है। इतने मुद्दे हैं कि आप धर्म को लेकर के इन मुद्दों से नहीं भटक सकते। जवाबदेही आज नहीं तो कल तय करनी पड़ेगी। और मैं ये कहूँगा, अगर आज तुम नहीं लड़े, कल को तुम्हारे बच्चे अगर तुमसे जब ये सवाल करेंगे ना कि जब देश बर्बाद हो रहा था तो आप कहाँ थे, तो आपके पास जवाब नहीं बचेगा। क्योंकि आज हम उस व्यवस्था को बनाए रखना चाह रहे हैं, लेकिन जब हम चले जाएंगे, वो उस व्यवस्था में हमारे बच्चे जिएंगे तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शादी होगी? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। फिक्र बच्चों की पहले हो रही है। चलो खैर, नहीं सब परिणाम है। वाजिब बात है आपकी। युवा अधिवक्ता ललित यादव भी हमारे साथ में हैं। तो ललित भाई, अब तो राम जी सीधे मेरठ की धरती पर उतार दी मोदी जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका धन्यवाद कि आपने जो है मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। और जो आपका सवाल है कि अब तो साक्षात भारतीय जनता पार्टी ने जो है राम को उतार दिया है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि राम है। हाँ, हम लोग उनको टीवी में देखते थे, राम का किरदार वो निभाते थे, लेकिन ये कहना गलत है कि वो राम है। वो उनकी जो एक रियल लाइफ है, रियल लाइफ में जो है कल कोई मुझको शक्तिमान बना दे, कल कोई आपको राधा बना दे, तो ये कहना बिल्कुल जो गलत है कि वो जो राम है, राम का किरदार उन्होंने किया है उसमें रामायण में, और हम सब लोगों ने उसको देखा है। तो कितना सर मेरठ की जनता पे इस चीज़ का पढ़ना चाह रहे हैं भाई, भले ही टीवी की रामायण के राम मेरठ में चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, असल में मुद्दा जो असल में राम का नहीं है, राम हमारी आस्था का विषय है और हमारे आस्था का विषय होना भी चाहिए। आज जो सवाल है मेरठ के लोगों के, युवाओं के बीच में, यह है कि रोजगार की क्या बात है, महंगाई की क्या बात है। हमारे यहाँ जो जीरो टॉलरेंस के हम लोग जो बात करते थे, अपराध मुक्त की बात करते थे, महिला की हम जो बात करते थे, वो कहाँ है आजकल। तो मैं जो समझता हूँ कि जो मेरठ का जो युवा वर्ग है और जो तमाम जनता है वो समझदार है। वो राम के नाम पे उनकी आस्था हो सकती है, लेकिन राम के नाम पर जो व्यक्ति आया है, जो अरुण गोविल जी आए हैं, मुझे लगता नहीं कि वो लोग यहाँ से जो जीत कर जा पाएंगे। और निश्चित तौर पर जो यहाँ का चुनाव, ये कह सकता हूँ कि हाँ, चुनाव में बहुत ज़बरदस्त फाइट है और बहुत मजबूत है जो चुनाव है होने वाला है। 26 तारीख को वोटिंग है। मेरी साथ एक अपील और है कि सब लोग वोट जरूर करें। आप किसी भी दल को वोट दें, लेकिन आप सब लोग जो वोट जरूर करें। और बहुत मजबूती से यहाँ जो गठबंधन और तमाम लोग जो चुनाव जो लड़ने का काम कर रहे हैं, अब ये तो 4 जून को पता लगेगा कि किसकी जीत होगी, किसकी यहाँ पे मात होगी। मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? निश्चित तौर पर गठबंधन का मुकाबला है और गठबंधन से मुकाबला रहेगा भाजपा का। बाकी तो कोई मैदान में है नहीं, दोनों पार्टियों का सीधा सीधा मुकाबला है। और जनता जिसको तय करेगी, जिसको लगेगी कि हाँ भी अच्छा प्रत्याशी है और जिसने काम किया है। सबसे बड़ी बात इनके साथ क्या कि बाहरी प्रत्याशी है। अब ये कलाकार हैं, अब ये फिल्म इंडस्ट्री से छोड़ेंगे नहीं। राजेंद्र अग्रवाल थे, कम से कम स्थानीय लोग थे। अब ये या सूरत रहेंगे, मुंबई रहेंगे। अब यहाँ पे किसी छात्र का काम हुआ है या किसी क्या नाम है जो व्यापारी का काम हुआ है, किसी भी वर्ग के व्यक्ति का काम हुआ, तो मुंबई थोड़ी जाएगा मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी बात बहुत ज़्यादा आड़े आएगी कि जो व्यक्ति, जो कलाकार मुंबई से आया है, मैं नहीं समझता कि वो यहाँ रहकर जनता की सेवा करेगा। उसको मुंबई ही रहना उसको जो ज़्यादा सुटेबल होगा।
खैर तो यहाँ काफ़ी तादाद में यूथ थे, लेकिन एक बड़ी बात देख रहा हूँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी ये माहौल है कि यूथ अपने अधिकारों पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। वोट परसों होनी है, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ युवाओं से जब बात करने की कोशिश करता हूँ तो मोस्टली युवा बात करने से बच रहे हैं, जबकि शिक्षा का मूल मंत्र तो यही है कि आदमी अपने अधिकारों को पहचाने और अपने अधिकारों की आवाज़ उठाए। अब 26 तारीख को क्या जनादेश मेरठ की जनता देगी, ये तो 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो ही पता चलेगा।